हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए आज हम फिर से अपनी क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक लेकर। वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का जो व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक है पद परिचय। ध्यान रखिए, पद क्या होते हैं, पद इनका परिचय क्या होता है, ये सभी कुछ हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। समझेंगे तभी तो एमसीक्यूज कर पाएंगे ना। तो आज के वीडियो में जो हम देखेंगे ये है इसकी संपूर्ण व्याख्या, जिसे हम पार्ट 1 में कर रहे हैं। अब इसको हमने पार्ट में क्यों किया है, इस पार्ट 1 में हम समझेंगे पद क्या होते हैं और इन पद परिचय के भेद क्या होते हैं। कि तभी जब हम भेद समझेंगे तभी इनके पद परिचय कर भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जो इसका पार्ट 2 रहेगा उसमें हम पद परिचय करना सीखेंगे कि किस तरीके से पद परिचय को किया जाता है, और साथ ही कुछ ऐसे शब्द जो वो एक ही शब्द रहते हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग शब्दों के साथ लगने के कारण ये अलग अलग भेद में आते हैं। ये सभी कुछ समझेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो है आपका पद और पद परिचय के भेद। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ध्यान देके समझना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी तक हमने जितनी भी व्याकरण पढ़ी है वो सारी ही मेरी यूज हो जाएगी। यानी कि आपने क्लास फर्स्ट सेकंड से जो भी व्याकरण पढ़ी है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सारा इसमें इस्तेमाल होगा। तो अभी तक तो आप बहुत व्याकरण पढ़ चुके हो, काफ़ी हद तक समझते हो। तो फटाफट एक इसका इनिशियल लेवल का हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पद क्या होते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है कि पद क्या है या शब्द क्या है, तो पहले उस डाउट को क्लियर करना हमारे लिए जरूरी है। क्या दिया गया है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब उन्हीं शब्दों को विभक्तियों के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वे शब्द पद बन जाते हैं। अब ये कैसे होता है, देखिए शब्द के उदाहरण है राम, पुस्तक, बच्चे। अब किसी कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे राम, पुस्तक, बच्चे, विभा, मोनू, सोनू, वो कलकत्ता, दिल्ली, ताजमहल, हिमालय, ये सभी जब तक स्वतंत्र है, यानी कि जब तक इन्हें वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा रहा है तब तक ये शब्द कहला रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको वाक्य में बांध देते हैं, इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, इनकी आज़ादी खत्म हो जाती है और ये बन जाते हैं पद। शब्द वही है लेकिन चूंकि इन्हें हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया इसलिए क्या बन गए, पद बन गए। कैसे, देखिए अब जैसे यहाँ पर ये शब्द जो राम था, जब तक ये स्वतंत्र था तब तक ये शब्द था, लेकिन जैसे ही इसे हमने एक जो है एड्रेस दे दिया, यानी कि राम पढ़ता है, हमने इसे एक वाक्य में किया, वही ये राम जो अभी तक शब्द था वो अब क्या बन गया है, पद बन गया है। क्या बन गया, पद बन गया। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ स्वतंत्र है, शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही उसे हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं वही शब्द पद बन जाता है। अब इसी तरह देखिए यहाँ पर पुस्तक, जब तक ये स्वतंत्र था ये क्या कहलाया, ये कहलाया शब्द, लेकिन यहाँ पर इसे हमने प्रयुक्त कर दिया वाक्य में, उसने नई पुस्तक खरीदी, वही शब्द अब क्या बन गया, पद बन गया। क्या बन जाता है, पद बन जाता है। नेक्स्ट था बच्चे, ये जब तक स्वतंत्र तब तक शब्द, लेकिन जैसे ही इसे वाक्य में प्रयुक्त किया, बच्चे खेल रहे हैं, यहां पर यही शब्द जो है वो क्या ले लिया, उसने पद का रूप ले लिया। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको हमने ये समझा दिया कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। जब ये क्लियरिटी हो जाएगी तभी तो हम पद परिचय, पहले हम समझ गए कि पद क्या होते हैं। वही शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ होते हैं, जब तक वो फ्री हैं, वो कहीं पर भी, तब तक वो शब्द वाक्य में आए, पद। चलिए अब देखते हैं पद परिचय क्या होता है। पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अहम लाइन है ये। वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। इस पर अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है।
तो इस पर ध्यान रखिएगा। अन्य शब्दों के साथ किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा विस्मयादि बोधक आदि शब्दों का जिस रूप में प्रयोग हुआ है उन्हें स्पष्ट करना ही पद परिचय कहलाता है। किसी पद का परिचय देने के लिए उस शब्द या पद का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, कर्ता आदि के संबंध का परिचय दिया जाता है। चलिए अब यहां पर हम समझते हैं, इसको ऐसे समझिए कि जब तक आप सड़क पर घूम रहे हो, ठीक है, हम लोग जैसे इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या ठीक है ऐसी फ्रेंड्स के साथ टहल रहे हैं, जब तक हम जा रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, हम उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम भीड़ का हिस्सा रहते हैं। बहुत सारे आदमियों के बीच या बहुत सारे लड़कों के बीच हम एक लड़के रहते हैं। इसी तरह स्कूल में भी आपके साथ होता है। आपके स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप जो है अपनी क्लास में जाते हो या अपने घर आते हो, आपका एक परिचय हो जाता है, आपका एक एड्रेस हो जाता है, आपका नाम हो जाता है, आपके रिश्ते हो जाते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, इन सभी के साथ आपका संबंध हो जाता है। फिर आपका अपना एक नाम होता है, एक एज हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप क्लास में जाते हो तो क्लास में भी आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका रोल नंबर, आपका बेंच नंबर, आपका नाम, इन सारी चीज़ों से हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप फ्री होकर कहीं घूम रहे हो तब तक आप क्या हो? शब्द हो। लेकिन जैसे ही आपने अपने क्लास या अपने घर के अंदर आवे, तब तब आप क्या होता है? तब आपका एक परिचय हो जाता है। आप क्या बन जाते हो? पद बन जाते हो। और उसी पद के हिसाब से आपका परिचय भी हो जाता है कि भाई आपका एड्रेस ये है, आपका नाम ये है, आपकी एज ये है, आपका लिंग ये है, यानी कि आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो कुछ भी आपका अपना एक वो है। उसी तरीके से शब्दों के साथ होता है। शब्द जब तक स्वतंत्र शब्द रहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वो पद बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं पद? क्योंकि उन पदों का अपना एक पता हो जाता है, अपना एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, मैं क्या कहते हैं, राम ने पुस्तक खरीदी, तो राम जो शब्द था वो जब तक स्वतंत्र था ठीक था, लेकिन जैसे ही उसे वाक्य में प्रयुक्त किया वो पद बना, और वो क्या बन गया? संज्ञा बन गया। संज्ञा का भेद क्या हो जाएगा? वो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी शब्द जब पद बनता है तो व्याकरण की दृष्टि से उसकी अपना एक एड्रेस होता है। तो वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है उसे बताना ही पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? पद परिचय। अब जब हम पद परिचय करते हैं तो उसमें हमें बताना क्या होता है। कोई भी शब्द लीजिए, उसका भेद क्या है, उसका उपभेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, कर्ता क्या है, ये सारी ही चीजें हमें बतानी पड़ती हैं वाक्य के अन्य संबंधों के अन्य पदों के साथ में, और उसका खुद भी आइडेंटिफिकेशन हमें देना पड़ता है कि वो पद आखिर है क्या। तो क्लियर हो गया कि क्या। अब ये जो है, अब आपको यहां पर आगे मैं समझाने जा रही हूं कुछ बातें जो हमें पद परिचय करते समय ध्यान रखनी है। जैसा पहला है, प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए। जैसे कोई भी सेंटेंस है उसमें हर एक पद को हमें अलग करना है। जैसे अब आप यहां पर देख लीजिए, सेंटेंस दिया हुआ है ना, जैसे दिया है, पद परिचय करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर कितने सारे पद थे, हमने इन सभी तक और इन सभी को हमने क्या किया? अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर इन सभी का अपना एक एड्रेस है। ये जितने भी वाक्य लिखे, जिस पद लिखे गए, इन सबका एड्रेस है। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है तो एक वाक्य दिया जाता है, उसमें कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगाया जाता है, उनका पद परिचय करना होता है। लेकिन पद परिचय करने के लिए पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई हम जो पद परिचय कर रहे हैं उसका ज्ञान भी तो हमें होना चाहिए। कि मान लीजिए अगर कोई शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक है, तो विस्मयादि बोधक के किस भेद के अंतर्गत आ रहा है, या क्रिया विशेषण है तो वो किस भेद के अंतर्गत आ रहा है, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। तो पद परिचय करने के लिए पहले हमें क्या समझना है कि वो किस भेद, उपभेद, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, काल क्या है, कारक क्या है, ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ती है।
ठीक है। तो ये समझ, पहले आपने बताया प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए जब भी हम पद परिचय करें। प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए, हर एक पद को प्रकार बताइए। प्रकार का मतलब क्या हो गया, उसका भेद बताइए, उपभेद बताइए, लिंग बताइए, काल बताइए, कारक बताइए, वचन बताइए, सब कुछ आपको बताना पड़ता है। फिर है वाक्य में उसका दूसरे पदों का साथ संबंध क्या है। अब मान लीजिए आपने कोई क्रिया लिया या क्रिया विशेषण लिया शब्द, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। अब तेज का जब पद परिचय किया तो वो क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। तो क्रिया विशेषण उसका संबंध किसके साथ है, दौड़ता है क्रिया के साथ है। तो उसका सिर्फ हमें ये नहीं बताना है कि उसका पद परिचय क्या है, दूसरे पदों के साथ उसका संबंध क्या है हमको ये भी बताना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, वाक्य में उसका कार्य बताना है। अब वो वाक्य में है तो वो किस लिए है, उसका कार्य क्या है, ये सारी चीजें हमें बतानी। चलिए अब शुरू करते हैं पद परिचय के भेद। बहुत ध्यान से आपको यहां से देखना है, क्योंकि जब तक भेद नहीं आपको आएंगे आप पद परिचय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा भेद। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, स्थान भाव के नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये 3 चीजें होती हैं। ये सभी चीजें इसके अंदर क्या हम बताते हैं, जो भी पद आया है उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, क्रिया क्या है तथा अन्य शब्दों से उसका संबंध क्या। कोई भी आप पद लोगे वो ये सारी चीजें आपको बतानी ही पड़ेगी। अब उदाहरण के लिए, अब जैसे संज्ञा शब्द का आप बोलोगे कि पद परिचय करना है तो इसका पद परिचय हम करेंगे कैसे। अब उदाहरण के लिए यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है, गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब इसमें अंडरलाइन शब्द है गौरव, हास्य की और पुस्तक। ये तीनों ही शब्द क्या हैं, आपके जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इनका आप पद परिचय कैसे करोगे। मान लो गौरव, गौरव क्या है, एक लड़के का नाम है, तो जाहिर सी बात क्या हो गया, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। और साथ ही साथ ये कर्ता है, एक वचन है। कैसे, देखिए गौरव एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, मेल है, पुल्लिंग है, एक गौरवी है तो एक वचन ही रहा। कर्ता कारक क्योंकि उस पूरे वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, गौरव कर रहा है ना। हास्य की पुस्तक पढ़ने का काम पढ़ना है ना, करता है ना, तो वो क्या हुआ, कर्ता। कर्ता कारक या कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारण, जो कोई भी कारक है उसकी विभक्तियों से उसे हम पहचानते हैं। कारक की विभक्ति आप सभी को याद होंगी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में पर संबोधन, संबंध का की के रारी रे होता है ना। तो ये सारा पूरा टेबल आपको याद होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हर वाक्य में कारक भी निकालेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड है हास्य की। अब हास्य क्या है, ये एक फीलिंग है, हम व्यक्त करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया। ये भाववाच्य संज्ञा है, हास्य की है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक। अभी हमने बताया संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, की, के, रा, री, रे। अब यहां लगा है की, तो ये क्या हुआ, संबंध कारक। नेक्स्ट आते हैं पुस्तक। पुस्तक भी आपका क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक पुस्तक का नाम तो दिया नहीं है, तो पुस्तक मतलब बहुत सारी पुस्तक हो गई, तो वो किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। अब पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग होती है। अब किसी भी शब्द का आपको अगर लिंग पता करना है तो उससे संबंधित एक आप वाक्य बना लीजिए, तो आपको पूरी तरीके से लिंग क्लियर हो जाएगा। एक वचन है, कर्म कारक है। अब कर्म कारक कैसे पता चलोगे, इसमें कोई विभक्ति तो लगी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर देखना है किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो को किसकी विभक्ति हो गई, कर्म कारक की, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। इसी तरीके से आपको सारी विभक्तियां सब आपको ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या आया, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक। अब ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पर हम पूरी तरीके से कंफर्म हूं कि यही है तो वो निश्चय रहेगा। अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें डाउट हो, वो अनिश्चयवाचक है।
संबंधवाचक, यानी कि एक का संबंध दूसरे से बताने वाला शब्द जो है वो सर्वनाम संबंधवाचक हो जाता है। प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न किया जाता है, क्या, किसे, कौन, ये सभी आपके क्या रहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहते हैं। फिर आता है निजवाचक, जहां जो शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्वयं, खुद, है ना, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, निज के लिए हो जाते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारा हम समझेंगे। अब यहां दिया है पहला उदाहरण, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। क्या है, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। तो यहां पर मैं, तुमसे और कुछ, इन तीन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, तीन पदों के नीचे अंडरलाइन है ना। अब आपको इनका परिचय देना है। जैसे मैं शब्द हम किसके लिए, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात ये किसके अंदर आया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के हमने तीन भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये किसके लिए आ रहा, मैं तो किसके लिए हम बोलेंगे, उत्तम पुरुष के लिए। तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। फिर एक वचन है, चूंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति है। पुल्लिंग है, पूछूंगा है, गा, जैसे अब आपको लिंग का पता करना है तो क्रिया से पता कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। कर्ता कारक है, क्योंकि प्रश्न कौन, मैं खुद ही पूछ रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, कर्ता। फिर आते हैं तुमसे। अब तुमसे, मैं तुमसे, तो ये भी पुरुषवाचक हुआ, और ये क्या हो गया, अब मध्यम पुरुष हो गया, क्योंकि अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करते हैं तो वो हो जाता है अन्य पुरुष, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो तुम शब्द किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तुमसे शब्द से ये नहीं पता समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग से पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग से पूछा जा रहा है, तो ये क्लियर नहीं है। दोनों लिंगों में सब में संभव है। एक वचन है, करण कारक है। अब करण कारक कैसे है, क्योंकि तुम के साथ से लगा हुआ है। से विभक्ति किसकी होती है, आपकी करण कारक से होती है और अपादान कारक से में भी होती है। अपादान कारक में जो से रहता है वो कोई चीज किसी से अलग होने के भाव को व्यक्त करता है। जैसे हम बोलते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां पर पेड़ से के साथ कौन सी विभक्ति है, अपादान। ठीक है, तो यहां पर जो से शब्द आ रहा है वो आपका क्या है, ये जो क्या कहते हैं आपका करण कारक है, क्योंकि यहां पर कोई चीज किसी से अलग नहीं हो रही। नेक्स्ट आते हैं कुछ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर हमें किसी चीज की संख्या या कुछ को लेकर डाउट है तो हम वहां पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा ये नहीं पता है, किसे पढ़ूंगा नहीं पता है, कुछ पढ़ूंगा, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। कुछ की जगह क्या आ सकता है, किताब को पढ़ूंगा, अखबार को पढ़ूंगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो को शब्द लगते ही हमारे सामने क्या आ गया, कर्म कारक। चलिए आगे आते हैं। दो हो गए हमारे, देखिए संज्ञा सर्वनाम। अब हम आ गए विशेषण पे। विशेषण में क्या है, विशेषण क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यहां पर है गुण। अब इसके भेद क्या है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये चार तरह के विशेषण के भेद होते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, उदाहरण देखिए, मेरे बगीचे में दो नीले फूल हैं। क्या दिया गया है, मेरे बगीचे में दो नीले फूल हैं। तो यहां पर जो दिया गया है क्या है, दो क्या हुआ, दो अब संख्या है किसी चीज की, काउंटिंग है, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। अभी किसका विशेष्य है, फूल का है। देखिए यहाँ पर ये दो किसके बारे में बता रहा है, फूल के बारे में बता रहा है, तो फूल से ही जुड़ा है। फिर है नीले। अब ये गुण, किसी की गुण दशा परिस्थितियों को बताने वाला जो विशेषण होता है गुणवाचक होता है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब बहुवचन क्यों है, क्योंकि यहाँ हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि फूल एक है, मेरे बगीचे में नीले फूल है, एक फूल तो की बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पर है लगा है। फूल एक वचन में भी आपका फूल ही रहता है और दो बहुवचन में भी फूल ही रहता है। फिर है ये पुल्लिंग। तो इस तरीके से हम आगे तक निकालेंगे। अब ये हो गए हमारे तीन विशेषण तक के तीन भेद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए क्रिया भेद पे। क्रिया भेद क्या है, क्रिया दो तरह की है, अकर्मक एवं सकर्मक। अब अकर्मक सकर्मक कैसे हम पता करेंगे, क्रिया के सिर्फ दो भेद होते हैं, अकर्मक सकर्मक।
एक पॉइंट होता है जहां पर कर्म होता है, दूसरा पॉइंट होता है जहां पर कर्म नहीं होता। तो जहां कर्म है वो सकर्मक और जो जहां कर्म नहीं है वो अकर्मक। तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे? इसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसमें क्या करके शब्द लगाओ। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी चीज ले लीजिए क्रिया से संबंधित, कि पुस्तक राम पढ़ रहा है। अब अगर हम इसमें प्रश्न करें कि राम क्या पढ़ रहा है, तो हमें उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक। अगर अब उसी जगह सेंटेंस है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब हम पूरे पूछेंगे क्वेश्चन कि राम क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर हमें क्या आएगा? राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में यहां पर सकर्मक है। कोई भी सेंटेंस से क्या लगाइए, अगर उत्तर हमें मिलता है तो वो सकर्मक है, नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने इस पे कि ये दोनों चीजें हमने पता कर ली, अकर्मक सकर्मक। अब इसमें धातु होता है, वाच्य होता है, काल होता है। वाच्य आप पढ़ चुके हैं, अब धातु क्या होता है? धातु उसमें पहचानना बहुत आसान है। जैसे पठ होता है, ठीक है, पठ धातु में क्या चलता है? पढ़ना, पढ़ाया, पढ़ो, पढ़कर, बहुत सारे निकलते हैं। उसी तरह जा धातु होता है, जाओ, जाना, जाकर। तो इस तरीके से ये होते हैं धातु। ठीक है, काल आपको पता है 3 तरह के होते हैं क्रिया में काल: भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल। और उसके उपभेद भी होते हैं। आपने जब काल पढ़े हैं तो उनमें आपको ये ध्यान होगा। लिंग, वचन, कर्ता, कर्म आदि से उसका संबंध भी बताया जाता है कि क्रिया का संबंध किससे है। अब अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। वचन अगर क्या कहते हैं कर्ता या उसमें आपका जो भी विशेषण या सर्वनाम आ रहा है वो बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन ही रहेगी। कर्ता के साथ क्रिया का क्या संबंध है ये आप बताएंगे। कर्म क्या है ये सारी चीजें बताएंगे। उदाहरण जैसे यहाँ पर दिया है, अब ये किस तरीके से हमें करना है। अब यहां दिया है जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। अब इसमें 2 क्रियाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 2 क्रियाएं हैं। पहला है पहुंचा और दूसरा है चल रही है। ठीक है, 2 है ना आपकी। तो पहुंचा क्या है? अब यहां है कि जब वह स्टेशन पहुंचा। अब इसी में हमने सीधे क्या बताया था, आपको अगर पता करना है तो क्या लगाना पड़ेगा। अब क्या है? जब वह स्टेशन पहुंचा तो क्या होगा? जब वह क्या पहुंचा, उत्तर है नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये क्या है? अकर्मक क्रिया हो गई। सामान्य भूतकाल है। अब अगर मान लीजिए आप उपभेद भी नहीं बता पा रहे हो तो भूतकाल तो आप पहचान ही लेंगे, जब वो पहुंचा। ठीक है, पुरलिंग है, जहां पर पहुंचा से अगर स्त्रीलिंग होता तो पहुंची होता। एक वचन है, कर्तवाच्य है। अब क्यों? क्योंकि ये सीधा आपके कर्ता के साथ जुड़ रहा है। वाच्य तो आपको अच्छी तरीके से पहचानना पता है। अब आ जाते हैं चल रही है। तो चल रही थी में क्या है? अब सकर्मक क्रिया। क्या चल रही थी? गाड़ी चल रही थी। मिला ना आंसर? कर्म मिला ना? क्या चल रही थी? गाड़ी चल रही थी। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। अपूर्ण भूतकाल है क्योंकि काम यहां पूरा नहीं हुआ इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। स्त्रीलिंग है, चल रही थी। एक वचन है क्योंकि एक ही गाड़ी चल रही थी। कर्तवाच्य संयुक्त क्रिया भी है। कर्तवाच्य कैसे आया आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये कर्ता से संबंधित है। चल रही थी किससे? कर्ता से संबंधित आ रहा है। समझ में आ गया अब आपको क्रिया कि किस तरीके से यहां पर हम क्रिया के भेद निकालेंगे। ये हो गए 5। अब हम आ जाते हैं अपने छठे पर। छठा क्या है? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण, क्रिया हमने पढ़ा, क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब इनके क्या भेद होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक। जहां पर जिस क्रिया से उसके स्थान का पता चले, क्रिया विशेषण से स्थान का पता चले तो वो आपका क्या है? स्थानवाचक। जहां से समय का पता चले वहां कालवाचक। जहां रीति जैसे जा जाकर, धीरे धीरे, ये सभी हमारे किस में आते हैं? रीतिवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक, जहां पे नापतौल का पता चलता है, किसी इकाई का पता चलता है तो वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। इसमें सिर्फ हमें क्या बताना होता है कि क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण के किस भेद से संबंधित है ये हमको बताना पड़ता है, और उसकी क्रिया बतानी पड़ती है कि किससे संबंधित है। अब देखिए हम जब इसको करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जब खाओ कम बोलो। क्या है? जब खाओ कम बोलो।
तो जब खाना खाते हैं तो कम बोलना चाहिए, ये बात यहां पर बताई गई है। अब यहां पर जब और कम है। अब आप तो बोलोगे कि जब शब्द तो आपका सर्वनाम आता है, नहीं, यहां खाओ से संबंधित है। जब किससे संबंधित है? खाओ। खाना एक क्रिया है, तो क्रिया कैसी, क्रिया क्या बता रही है? क्रिया के संबंधित क्या है? जब खाना है। उसी तरह बोलो, बोलो क्रिया है, और उससे संबंधित क्या है? कम बोलो। ठीक है, दो चीजें आ रही है। तो जब आपका जो दिखा रहा है इसमें क्या दिया है? ये जब, जब क्या है? समय है। अब उसमें बोलो दोपहर में खाओ, सुबह खाओ, रात खाओ, जब भी खाओ, ये समय को बताएगा ना, इसके पीछे आएगा तो समय है। तो ये क्या हो गया? कालवाचक विशेषण। क्रिया कौन सी क्रिया से संबंधित है? खाओ क्रिया का विशेषण है ये। उसी तरह कम, कम यहां पर क्या बता रहा है? परिमाण, क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। बोलो क्रिया का विशेषण है। क्लियर? अब आपको क्रिया विशेषण भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं पद परिचय के छठे भेद पर। क्या है? संबंध बोधक। जिन पदों अथवा उपवाक्यों का संबंध बताया जा रहा है उन्हें संबंध। संबंध बोधक में हमेशा क्या होता है? कोई भी एक वाक्य है या दो वाक्य है। एक वाक्य में कोई, जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, तो एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से, या एक संज्ञा का संबंध दूसरे सर्वनाम से, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से। बेसिकली जो है संज्ञा सर्वनाम का संबंध एक वाक्य में दूसरे वाक्य से जिन शब्दों से बताया जाता है उन्हें संबंध बोधक जो है अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसमें दिया है, वह खुशी के मारे चीख पड़ा। अब क्या हुआ यहां पर? कैसे? खुशी और चीख ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये दोनों? भाववाचक संज्ञा। तो इसलिए इनके बीच जो के मारे शब्द है, एक संज्ञा का संबंध, इस खुशी का संबंध चीख से हम किससे पता चल रहा है? के मारे से पता चल रहा है। इसलिए यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। अब के मारे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अब कारण क्यों बताया? क्योंकि खुशी जो है उसके कारण वो चीखा। किसके कारण चीखा? तो ये आपका कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, संबंधी अव्यय शब्द खुशी है। किससे संबंधी? खुशी से संबंध रखा है उसने। चलिए नेक्स्ट आते हैं समुच्च बोधक अव्यय। अब समुच्च बोधक अव्यय क्या होता है? इसमें संयोजक एवं विभाजन होता है। जोड़ने वाले शब्दों अथवा वाक्यों का निर्देश होता है। ध्यान रखिए, जैसे और, एवं, या, तथा, क्योंकि, इसलिए, ये सभी क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। ये या तो कई दो तीन शब्दों को आपस में जोड़ के आपको बताएंगे, या दो वाक्यों को जोड़ देंगे। जैसे हम बोलते हैं राम, अजय, विजय, नीता और सोनाली। तो अब यहां पर इन सभी जो इतने सारे नाम लिए उसमें सोनाली का संबंध और करके हमने जोड़ दिया। अब जैसे हम यहां पर अब इसी वाक्य में ले आइए। वाक्य में कैसे होगा? मुझे यहां आना था क्योंकि मेरा यहां पर काम था। तो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हमने किससे जोड़ा? क्योंकि से जोड़ा। सिंपल। जहां पर हम कई शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या कई वाक्यों को जिन अव्ययों से जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? समुच्च बोधक अव्यय। अब ध्यान रखना, इसमें हम साथ में लाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके के समुच्च बोधक अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? एक व्याधिकरण अव्यय होता है, एक समानाधिकरण अव्यय होता है। दोनों तरह के अव्यय होते हैं। अब व्याधिकरण अव्यय क्या होता है? जैसे कि हम ऐसे अव्यय लगाएं कि एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर दे। ये हमने किस में पढ़ा था? हमने संयुक्त वाक्य में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जहां पर ये अव्यय एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर दे वहां हमेशा होता है व्याधिकरण समुच्च बोधक अव्यय। और जहां पर हम कई शब्दों को या कई वाक्यों को आपस में जोड़कर ले आते हैं वो कहलाते हैं समानाधिकरण समुच्च बोधक अव्यय। अब समानाधिकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका संबंध आपस में एक सा होता है, इसलिए क्योंकि वो वाक्य में समान अधिकार रखते हैं, कोई ज्यादा या कोई कम नहीं रखता है, समान अधिकार रखते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर उसको क्या बोलते हैं? समानाधिकरण समुच्च बोधक अव्यय। अब उदाहरण के तौर पर यहां देखिए सामने दिया गया है, वह आया और मैं चला गया।
अब और शब्द यहां पर क्या है, समुच्चयबोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय कहलाएगा यहां पर, समुच्चयबोधक समानाधिकरण अव्यय है। कैसे है, एक तो ये समुच्चयबोधक अव्यय है, ये तो हमें पता चल गया। समानाधिकरण क्यों है, क्योंकि इस अव्यय ने एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड नहीं किया, वह आया और मैं चला गया। अब इसको मैं और आसान तरीके से बता देती हूं। समुच्चयबोधक अव्यय में कहां पर व्याधिकरण अव्यय है और कहां पे समानाधिकरण अव्यय है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने अगर वाक्य अच्छे से पढ़े हैं तो जहां कहीं भी संयुक्त वाक्य होगा वो आपका क्या होगा, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, और जहां कहीं मिश्र वाक्य होगा वहां होगा व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। सिंपल एक ये चीज याद रखना, तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे। देखिए इतनी तरीके से मैं बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं विस्मयादिबोधक भाव, जहां पर हम हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, क्रोध आदि बताते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, अरे वाह तुम पास हो गए, ये क्या हर्ष। ओहो तुम्हें चोट लग गई, ओए ये क्या हुआ, तो यहां हम क्या शोक कर रहे हैं, छी ये बहुत गंदी जगह है, तो हमने क्या दिया, घृणा। हाय रे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, भय। अरे वाह कितनी सुंदर जगह है, तो ये क्या हुआ, विस्मय। तुम यहां क्यों, क्या करें, अरे तुम यहां क्यों, तो वो क्या भाव हुआ, क्रोध। तो जहां पर हम अपने मन के भाव जिन शब्दों से व्यक्त करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक भाव। जिस किसी को भी प्रकट कर रहा है उसका निर्देश। अब यहां पर हम कैसे कह रहे हैं, अब इसमें सबसे अच्छी पहचान होती है आपका विस्मयादिबोधक, जो चिन्ह होता है उससे हम पहचान लेते हैं कि यहां पर विस्मयादिबोधक शब्द है। कैसे, देखिए उदाहरण के तौर पे, आहा कितना सुंदर दृश्य है, हमने क्या बोला, आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विस्मयादिबोधक जो है वो आपका चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो गया विस्मयादिबोधक। क्या, आह कितना सुंदर, तो हम खुश हैं, हर्ष में, तो ये हर्ष सूचक हो गया। नेक्स्ट लास्ट हम आ जाते हैं निपात। अब निपात क्या होते हैं, स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मयादिबोधक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक होते हैं। ये इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र यानी संपूर्ण पूरा अर्थ प्रभावित होता है। अब ये कैसे होते हैं, जिन शब्दों के जरिए हम किसी पर्टिकुलर शब्द पर जोर डाल रहे हो उसे हम निपात कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम निपात बोलते हैं। बेसिकली इनके शब्द ही या भी दो होते हैं, हम बेसिकली रूट से बता रहे हैं, ही या भी ही जो मोस्टली हैं वो निपात शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस हमारे होते हैं उनमें। जैसे दिया है, सुरेश ने ही मुझे मारा। अब यहां पर ही शब्द है, अब यहां पर हम किसके पे जोर दे रहे हैं, सुरेश के ऊपर ही हम जोर दे रहे हैं। तो अब सुरेश ने मुझे मारा अगर हम यहां पर देते तो यहां पर हम जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये बोलें कि सुरेश ने ही मुझे मारा, तो यहां पर ही शब्द के जरिए हम सुरेश के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं ये ही है। अगर हम बोले सुरेश ने भी मुझे मारा, तो भी के जरिए भी हम उसके ऊपर जोर दे रहे हैं, सिंपल ना। तो ये हमारा क्या हो गया, निपात। इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, बल प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने सारे आपके पद परिचय के जितने भी भेद थे उन सभी को बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें हम कुछ आपकी पद परिचय की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से इस विषय में परफेक्ट हो जाएंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।